हेलो स्टूडेंट्स, न्यू टॉपिक हमारा रेंज। ठीक है, डोमेन फाइंड करने के बाद फंक्शन का रेंज हमें फाइंड करना है। डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में हम डिस्कशन पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, डोमेन को हमने क्या कहा था, इनपुट था, और रेंज जो है हमारे लिए क्या है, आउटपुट है। और जिसमें से आउटपुट आता है उसे हम कोडोमेन बोलते हैं। जिसमें से हमारी रेंज बनेगी वो हमारे लिए क्या होगा, कोडोमेन होगा। ठीक है, जैसे सपोज अगर मैं लिखता हूँ एफ इज सच दैट आर टू आर, तो हमने क्या कहा था, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। और रेंज जो है, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, इतनी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब हमें इससे आगे बात करनी है कि भाई हमें रेंज फाइंड कैसे कर सकते हैं, किसी फंक्शन की रेंज हम फाइंड किस तरीके से करते हैं। रेंज फाइंड करने के कैटेगराइज 3 मेथड्स हैं। ठीक है, अब देखो किसी भी फंक्शन का आउटपुट आएगा तो डिपेंड किसके ऊपर करेगा। सपोज मान लो तुम्हें चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए क्या करोगे, चाय के इंग्रेडिएंट्स डालोगे। ठीक है, जैसे चाय पत्ती डालना है, दूध डालना है, चीनी डालना है, ये सब चीज डालोगे। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई चाय बनाना है और गुलाब जामुन का पाउडर डाल दिया, वैसा तो नहीं हो सकता। यानी कि इनपुट पे डिपेंड करेगा क्या, आउटपुट। ठीक है, तो सबसे पहले यानी कि अगर कहीं आपसे पूछा गया है कि भाई रेंज क्या होगा, तो रेंज से पहले आपको उस फंक्शन का डोमेन पता होना चाहिए। अगर डोमेन पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता होगा तो उसको डोमेन को पहले फाइंड करना पड़ेगा। यानी कि अब ये चीज इससे क्लियर हो गई, किसी फंक्शन के अंदर अगर रेंज फाइंड करने के लिए बोला गया है तो अल्टीमेटली हमें डोमेन जो है वो पता होना चाहिए या फाइंड करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो देखो बात करते हैं रेंज फाइंड करने के लिए डोमेन के बारे में अगर बात करते हैं, तो डोमेन हमने 3 टाइप के डोमेन हमने फाइंड किए थे। 3 टाइप के डोमेन किस तरीके के थे, देखो ध्यान से, कि किसी फंक्शन, जो भी फंक्शन का डोमेन हमारे पास में आया था वो डोमेन इसी तरीके से आया था ना, या तो फंक्शन का डोमेन, यहां लिखता हूं डोमेन, देखो फंक्शन का जो डोमेन था वो डोमेन आर रहा हो, एनी रियल नंबर रहा हो, या फिर एनी रियल नंबर माइनस क्लोज इंटरवल ए टू बी, यानी कि आर में से एक स्पेसिफिक इंटरवल हमने हटा दिया। ठीक है, और आर माइनस स्पेसिफिक एलिमेंट्स, इस तरीके से ए बी सी इस तरीके के एलिमेंट हटा दिए, या फिर आर माइनस ओपन इंटरवल ए टू बी। ठीक है, ये पूरी की पूरी एक कैटेगरी हो गई। कौन सी कैटेगरी, जिसमें आर है उस रियल नंबर के अंदर से हमने कुछ स्पेसिफिक इंटरवल को माइनस कर रखा है, ओपन इंटरवल में से हो या क्लोज इंटरवल के अंदर से हो, या फिर कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स हमने एक्सक्लूड कर रखे हैं। ठीक है, सेकंड जो कैटेगरी बनती है वो सेकंड कैटेगरी क्या है कि अगर किसी फंक्शन का डोमेन डायरेक्टली स्पेसिफिक एलिमेंट्स आ जाए, यानी कि ए बी सी ऐसा करके एलिमेंट आ जाए। ठीक है ना, जैसे याद हो हमने जो डोमेन फाइंड किया था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेस्ड फंक्शन के अंदर, वहाँ जो डोमेन हमारे पास में आया था स्पेसिफिक एलिमेंट आए थे 1 2 3 4, या कहीं पर जब हमने मिक्स रख कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस के लिए मोर देन 1 2 टाइप ऑफ फंक्शंस के लिए जब हमने डोमेन फाइंड किया था, उसमें जब हमने कॉमन पार्ट लिया तो कॉमन पार्ट कैसा आया था, या तो एक एलिमेंट आया, 2 एलिमेंट आया, या फिर एक इंटरवल के अंदर आया था। ठीक है ना, तो वही चीज है, अगर स्पेसिफिक एलिमेंट्स अगर हमारे पास डोमेन आते हैं तो सेकंड कैटेगरी हमने उसको बनाया है। और थर्ड कैटेगरी हमारे पास में रेंज की जो आती है, वो थर्ड कैटेगरी क्या है कि एक स्पेसिफिक इंटरवल के अंदर हमारा डोमेन हो, क्लोज और ओपन। अब इसमें सेमी क्लोज, सेमी ओपन, ये सारी चीजें भी हम ले सकते हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली हमने ये बात की कि हमारे पास जो डोमेन आया वो डोमेन 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया। फर्स्ट कैटेगरी हमने रखा कौन सी, जिसके अंदर फंक्शन क्या रहे, रियल नंबर, डोमेन जो रहे वो रियल नंबर रहे, या रियल नंबर के अंदर से कुछ एलिमेंट माइनस किए जा रहा है, कोई इंटरवल माइनस किया जा रहा है। सेकंड कैटेगरी कुछ एलिमेंट जो है स्पेसिफिक एलिमेंट डोमेन रहे हमारा। और थर्ड जो डोमेन रखा हमने, थर्ड कैटेगरी डोमेन रखा हमने जिसके अंदर स्पेसिफिक एलिमेंट और स्पेसिफिक इंटरवल जो है उसका डोमेन रखा। ठीक है, देखो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर जो रेंज फाइंड करना है ये आपके 11th क्लास के टेक्स्ट बुक के अंदर है। ठीक है, किस तरीके से फाइंड करते हैं इसका, देखो डोमेन हमारे पास में आ गया तो मुझे रेंज फाइंड करनी है इसकी। तो रेंज को जब मैं लिखूंगा, इसमें फाइंड करूंगा तो कैसे लिखेंगे, किसी भी फंक्शन को हम क्या लिखेंगे, जो भी फंक्शन हमें दिया हुआ होगा उसको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर देंगे। यानी कि जो भी फंक्शन, जैसे फंक्शन मुझे लिखा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसा करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रेंज फाइंड करने के लिए इसको इक्वल टू y ले लिया, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, y इज इक्वल टू दिस हो गया। ठीक है, समझने की बात, जब डोमेन ये हो। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, देखो फर्स्ट स्टेप में ये काम करना है हमें, सेकंड स्टेप में हमें करना है इसको इस स्टेप से सिंप्लीफाई करना है। किस टाइप से सिंप्लीफाई करना है कि सिंप्लीफाई करने पर ये फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू g ऑफ y बन जाए। मैंने यहाँ g ऑफ y इसलिए लिया है
क्योंकि जब मैं इसको y में कन्वर्ट करूंगा तो एग्जैक्टली f का फंक्शन नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ f ऑफ x लिख देता, f ऑफ y लिख देता, इसका मतलब क्या था, जो फंक्शन यहाँ बन रहा है वही फंक्शन यहाँ बन जाएगा, लेकिन उसका जो टर्म है वो x की जगह y हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्या है कि फंक्शन जो यहाँ पर था उसको हमने y में कन्वर्ट किया है, और कन्वर्ट करने के बाद जो यहाँ फंक्शन बन रहा है वो एक ऑब्वियसली एक डिफरेंट फंक्शन होगा f ऑफ x से। वो फंक्शन रहेगा लेकिन किसकी टर्म में, डिफरेंट फंक्शन रहेगा, और टर्म्स ऑफ y की टर्म में रहेगा, टर्म्स इन y में रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड स्टेप ये किया हमने। उसके बाद हमें थर्ड स्टेप में जो काम करना है इसके लिए, वो काम क्या करना है कि जो g ऑफ y है, इस g ऑफ y का डोमेन फाइंड कर लेंगे। फाइंड डोमेन ऑफ g ऑफ y। अब डोमेन फाइंड करना है g ऑफ y का, तो कैसे फाइंड करना है, जैसे हमने प्रीवियस यानी कि फाइंडिंग ऑफ डोमेन के अंदर पूरे टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा है। ठीक है, तो डोमेन ऑफ g ऑफ y हमारे पास में आ जाएगा, और फोर्थ स्टेप को हम ऐसा कहेंगे कि भाई जो g ऑफ y का डोमेन है, डोमेन ऑफ g ऑफ y, यानी कि डोमेन ऑफ g ऑफ y यानी क्या है हमारे पास, वैल्यूज ऑफ y, और y एक्चुअल में क्या है, y ही तो हमारे लिए रेंज है, क्योंकि मैंने y को इक्वल लिया ना इसके, तो y ही हमारे लिए रेंज है। द डोमेन ऑफ f ऑफ g ऑफ y इज रेंज ऑफ f ऑफ x। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? पहले चेक करना है डोमेन इनमें से कोई तो नहीं है। अगर ऐसा डोमेन है तो फंक्शन जो भी दिया है उसको y के इक्वल लेना है, सिंप्लीफाई करके इसको कन्वर्ट करना है। सिंप्लीफाई करने का तरीका डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, वो हम क्वेश्चन के अंदर भी समझेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद डोमेन फाइंड कर लेना है, g ऑफ y का जो भी फंक्शन यहाँ बनेगा x के इक्वल में जो चीज़ आएगी उसका डोमेन हमें फाइंड कर लेना है, और वही जो डोमेन आएगा वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन, यानी कि जो फंक्शन हमें गिवन था उसका वो रेंज बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट के टाइप में, यानी कि अगर मैं इसको कहूँ, इसको टाइप 1 के अकॉर्डिंग मैं डिफाइन करता हूँ तो इसके अंदर ये आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे फंक्शंस की रेंज मुझे फाइंड करनी है, यानी कि अब मैं ये आइडेंटिफाई करना चाहूँ कि यहाँ पर हम किन किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो एक नॉर्मल टर्म में यूज कर सकता हूँ, यानी कि इन जनरलाइज में बोल रहा हूँ कि भाई हाँ ये चीज़ें हम यहाँ यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही हम कर सकते हैं। ठीक है ना, वो डिपेंड करेगा सर्टेन कंडीशंस के ऊपर, क्योंकि क्या होगा कई बार, जैसे मैं डोमेन की बात कर रहा हूँ आर के बारे में, अब उसमें स्पेसिफिकली बोल दिया कि भाई मुझे पता है कि साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, आर होता है, लेकिन उसने बोल दिया कि भाई 0 से लेकर π/2 तक ही काम में लेना है, तो अब इस मेथड से जाने की जरूरत ही नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि स्पेसिफिक इंटरवल दे दिया तो मैं इससे फाइंड करूंगा। समझ रही ना बात, डोमेन दिया हुआ है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये, अब मैं जो बात बोलना चाह रहा हूं वो क्या है कि किस किस टाइप के फंक्शंस को हम यहाँ फाइंड आउट, किन किन टाइप के फंक्शंस की हम रेंज यहाँ फाइंड कर सकते हैं, वो इन शॉर्ट एक शॉर्ट में बता देता हूँ, वो आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है ना, तो नोट डाल के यहाँ लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, देखो किन किन टाइप के, एल्जेब्रिक फंक्शन का डोमेन जनरली आर या आर माइनस समथिंग होता है। ठीक है, एल्जेब्रिक फंक्शंस। सेकंड, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है ना, मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन हो गया, एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया, और अब ये जो एल्जेब्रिक फंक्शन है, उस एल्जेब्रिक फंक्शन के अंदर सारी चीजें हमारे पास में ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है ना, समझ आई बात? ठीक है, अब देखो, अब इसमें मैंने ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन नहीं लिखा है। ठीक है ना, एल्जेब्रिक फंक्शन मैंने लिख दिया, एल्जेब्रिक फंक्शन का अच्छा, एल्जेब्रिक फंक्शन से ज्यादा अच्छा यहाँ क्या लिख लो, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और मॉड्यूलस फंक्शन। इस टाइप के जनरलाइज जो फंक्शन होंगे उसके अंदर हम इस कैटेगरी को यूज में लेंगे। ठीक है, आते हैं सेकंड कंडीशन के ऊपर, जब डोमेन यानी कि x की वैल्यूज ये दी गई हो हमें। ठीक है ना, जब x की वैल्यूज ये गिवन होगी हमें, डोमेन अगर ये गिवन है तो रेंज किस तरीके से फाइंड करना है। देखो फंक्शन हमारे लिए क्या है, y इक्वल्स टू f x फंक्शन है। ठीक है, y इक्वल्स टू f of x फंक्शन है। ठीक है ना, y इक्वल्स टू f x फंक्शन है, जब मुझे रेंज फाइंड करनी है तो देखो आउटपुट निकालना है ना, तो जब स्पेसिफिक एलिमेंट मुझे दिए हुए सीधा सीधा वैल्यू पुट करता जाऊं, वही रेंज हो जाएगी उसकी। ठीक है ना, तो y बिलोंग्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, जब अगर x बिलोंग्स टू ये है तो y बिलोंग्स टू हो जाएगा एलिमेंट f ऑफ a, f ऑफ b, f ऑफ c। इस तरीके से जितनी वैल्यूज हमें गिवन है, जितने पॉइंट हमें गिवन है, जितने एलिमेंट हमें गिवन है, वो सारे एलिमेंट हम इसे पुट करके एज इट इज कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिनोट कर देंगे। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिनोट करेंगे तो यानी कि एलिमेंट्स हमारे पास बन जाएंगे, सेट बन जाएगा। ठीक है,
थर्ड कैटेगरी पे आते हैं भाई, ए से लेकर बी तक इंटरवल दिया हो या ए से बी क्लोज इंटरवल के अंदर दिया गया हो, तो कैसे किस तरीके से रेंज फाइंड की जाएगी। देखो इसके अंदर क्या होगा, एक्चुअल में 3 केस हमारे पास बनेंगे, ठीक है ना। इस चीज को समझना, मैथमेटिकली थोड़ा सा अजीब दिखेगा तुम्हें, लेकिन अगर प्रैक्टिकल वे में देखोगे तो बहुत सिंपल सी चीजें इसमें बोली गई है, ठीक है ना। देखो अगर मैंने मुझसे कोई कहे कि अगर आपके पास मेरे पास y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 है, ऐसी वैल्यू मुझे मेरे पास गिवन है, ठीक है, और मुझसे कहा जा रहा है डोमेन जो है वो 2 से लेकर 4 तक है, तो मैं क्या करूंगा भाई, सीधी सी बात, मैं 2 पुट करूंगा इसके अंदर, तो 2 पुट करने पे कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 यानी कि 7 हो जाएगा एक तो, और जब मैं 4 पुट करने जाऊंगा तो y इज इक्वल्स टू 8 प्लस 3 यानी कि 11 हो जाएगा। समझिए की बात, तो एक वैल्यू 7 आई और एक वैल्यू 11 आई, तो भाई मैं क्या कहूंगा भाई इसका रेंज जो है वो 7 से लेकर 11 तक क्लोज है, क्योंकि क्लोज इंटरवल दिया तो क्लोज इंटरवल के अंदर है, ठीक है। अब सपोज मान लो कोई फंक्शन ऐसा लिया जाए जिसके अंदर वैल्यू ऐसी हो जाए जैसे 2x माइनस 2x प्लस 3, ये फंक्शन मैंने लिया, डोमेन यही रखा मैंने इसका 2 प्लस 4, तो 2 पुट करने के ऊपर जो फंक्शन बन रहा है y इक्वल्स टू, देखो 2 पुट करता हूं इसके अंदर तो कितना हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, और जब मैं इसके अंदर वैल्यू 4 पुट करता हूं तो 4 पुट करने पे कितना बन जाएगा, माइनस 8 प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा, माइनस 5, ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। अब एक चीज बताओ, जब मैंने यहाँ लिखा 7 से लेकर 11 तक लिखा, तो क्या मैं यहाँ पे माइनस 5 से लेकर माइनस 1 से लेकर माइनस 5 लिखूंगा, ऐसा नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि सेट थ्योरी यानी कि जब इंटरवल डिनोट करने का जो मेथड है वो मेथड क्या है, स्मॉलर टू ग्रेटर, स्मॉलेस्ट पॉइंट पहले लिखते हैं फिर ग्रेटेस्ट पॉइंट बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, माइनस 5 से लेकर माइनस 1 तक लिखा जाएगा, ऐसा लिखा जाएगा, माइनस 5 टू माइनस 1 ये लिखा जाएगा ना। तो इसी चीज को यानी कि इस प्रैक्टिकल थिंग को हम मैथमेटिकली किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं वो एक समझने वाली बात है। समझने वाली बात किस तरीके से है, देखो फंक्शन y इक्वल्स टू x का जो रेंज मुझे लिख रहा है, रेंज डिपेंड करेगा अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब क्या कि भाई उसका जब ग्राफ बनाएंगे अगर हम, तो ग्राफ क्या होगा, इंक्रीजिंग रहेगा, यानी कि जैसे जैसे वैल्यू इनपुट देता जा रहा हूं वैसे वैसे वैल्यू क्या बढ़ती जा रही है, इनपुट बढ़ाने पर आउटपुट भी बढ़ रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन इंक्रीजिंग है तो रेंज ऑफ ए से लेकर बी तक के लिए एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी हो जाएगा, क्लोज है तो क्लोज, ओपन है तो ओपन। देखो यही कहा था मैंने कि अगर फंक्शन ये है हम वैल्यू पुट करते हैं, तो जैसे जैसे मैंने x की वैल्यूज बढ़ाई वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ रही है ना, 2 के ऊपर कितनी थी 7 थी और 4 के ऊपर कितनी हुई 11 हो गई, यानी कि जैसे जैसे मैंने इनपुट दिया वैसे वैसे आउटपुट बढ़ गया। तो फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो रेंज क्या लिखी हमने, 2 के ऊपर आने वाली वैल्यू और 4 के ऊपर आने वाली वैल्यू, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या कि अगर फंक्शन इफ एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, इफ फंक्शन इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन है, देखो डिक्रीजिंग फंक्शन का मीनिंग क्या हो गया कि अगर मैं इनपुट बढ़ाता हूं तो आउटपुट घटता है। देखो ये इस टाइप का फंक्शन हुआ, इनपुट बढ़ाया यानी कि x के आगे बढ़ते जा रहे हैं तो y क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। फंक्शन क्या हो रहा है, देखो कर्व इसका क्या होगा, ये इस तरीके की डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो वैल्यू कम होती चली जा रही है, और वैल्यू कम होती चली जा रही है तो देखो ये एग्जाम्पल था इस चीज का, वैल्यू कम हो रही है तो स्मॉलेस्ट वैल्यू पहले आएगी और ग्रेटेस्ट वैल्यू बाद में आएगी, तो वो कब, वो लिखने का तरीका क्या होगा, एफ ऑफ बी पे ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी और एफ ऑफ ए के ऊपर क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। थर्ड कैटेगरी क्या है कि अगर ए और बी दोनों के ऊपर वैल्यू 0 हो जाए या सेम हो जाए, ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूं एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी हो जाए, सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी में एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी हो जाए तो अभी क्या कर सकते हैं हम भाई, देखो एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी हो जाए तो इसके दो केस हो सकते हैं। पहला केस क्या हो सकता है कि फंक्शन जो है वो कांस्टेंट फंक्शन रहेगा, तो हर इनपुट के ऊपर सेम वैल्यू दे रहा होगा, यानी ग्राफ कैसा होगा उसका, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ इस तरीके का होगा, हर इनपुट के ऊपर वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, देखो ठीक है, आ रही है कि नहीं आ रही है, या तो इस तरह का कर्व बनेगा, या फिर हम ये कहेंगे कि दो पॉइंट के ऊपर वैल्यू सेम तभी हो सकती है जब वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक गई और वापस आई। देखो अगर मैं ये ए पॉइंट लिया मैंने और ये बी पॉइंट लिया, तो इन दोनों पॉइंट के ऊपर वैल्यू जो आ रही है वो सेम आ रही है, तो ऐसा कब हुआ, जब कर्व कहीं तक गया और उस पॉइंट तक जाने के बाद वो वापस नीचे आ गया, ठीक है।
ऐसा होगा। या फिर इसका रिवर्स काम हो सकता है, देखो ये भी हो सकता है कंडीशन, ये भी हो सकती है, बात सही है, ठीक है। इस तरह कर्व रहेंगे, तो यानी कि कर्व कहीं तक जाएगा फिर वहां से वापस आएगा। जाकर वापस आना मतलब क्या हो गया, टर्न होना। टर्न होना मतलब क्या हो गया, टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट के बारे में बात की थी कि कोई फंक्शन जो है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक गया और फिर वहां से लौटकर नीचे वापस आ गया, ठीक है। तो टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया, अगर मैं इस लाइन पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये क्या हो जाएगी, यहां इस पॉइंट से अगर टच करते हुए लाइन ड्रॉ करूंगा तो क्या बनेगा, टेंजेंट ऑफ कर्व होगा। और टेंजेंट ऑफ कर्व अगर एक्स एक्स के पैरेलल है तो dy बाय dx इज इक्वल टू 0। इसको फिजिक्स में पढ़ के तुम आए हो, रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू 0। यहां हम बात करते हैं इसकी किसकी, स्लोप के बारे में। मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर बताया था किसी भी पैरेलल लाइन, कोई भी पैरेलल लाइन एक्स एक्स के पैरेलल लाइन, उसका स्लोप क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। तो स्लोप का मीनिंग क्या होता है, m होता है, और m को हम dy बाय dx से भी डिनोट करते हैं। किसी भी कर्व का डिफरेंशिएशन फाइंड करूंगा, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करूंगा और उस पॉइंट को पुट करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, उसका स्लोप बन जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज को हम यहाँ पे यूज में लेंगे, y इफ f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, या तो कांस्टेंट है 0 ही हो जाएगा वहां पे फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, या फिर dy बाय dx फाइंड करेंगे और उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। ये करने के बाद हमारे पास x की वैल्यूज आएगी जिसे हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। इसको मैंने डिनोट कर दिया C1 C2 C3 C4, ठीक है। इन जनरल हमारे पास अभी जब हम जिस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे उन क्वेश्चंस के अंदर एक ही पॉइंट हमें मिलेगा, डेरिवेटिव जहां पर 0 हो रहा होगा, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 हुआ, देखो इसी कर्व में समझना इस चीज को, जहां डेरिवेटिव 0 हो गया तो मैंने क्या कह सकता हूं भाई, यहां से लेकर यहां तक जो वैल्यूज आ रही है वो सब यूनिक वैल्यूज हैं, वो रिपीट नहीं हो रही है। लेकिन जहां से वो टर्न हुआ उसके बाद क्या हुई है, सारी वैल्यूज रिपीट हुई हैं, यानी कि इस पॉइंट के बाद सारी वैल्यूज रिपीट हुई, ठीक है। ऐसा यहां पर हुआ, अगर मैं यहां से यहां तक की बात करता हूं तो सारी वैल्यूज यूनिक है, लेकिन इस टर्निंग पॉइंट पे आने के बाद सारी वैल्यूज क्या हो गई, जो इधर वैल्यूज आ रही थी वही सेम वैल्यूज इधर आ गई। तो इसका मीनिंग क्या है, 2 टाइम्स वैल्यूज आ जाती। तो उसी चीज से बचने के लिए हमने क्या कहा, जब मुझे रेंज लिखना है तो मैं केवल इसी पोर्शन को लिखूं या फिर इस पोर्शन को लिखूं। समझ आई कि नहीं यही बात, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करेगा कि फंक्शन जो है वो मैक्सिमा है, ये पॉइंट जो है वो मैक्सिमा है या मिनिमम है। हालांकि मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं डिटेल में, एक चैप्टर ही पढ़ेंगे इसके लिए, लेकिन अभी फिलहाल के लिए समझ लेना कि जब मैक्सिमा हो यानी कि ये कहें, इन दो कंडीशंस को समझ लो उस चीज के लिए कि भाई अगर इंक्रीजिंग जा रहा होगा यानी कि इस तरह से कर्व जा रहा होगा तो रेंज क्या लिखूंगा, एफ ऑफ ए से लेकर एफ ऑफ सी, सी मतलब वो जो क्रिटिकल पॉइंट आया, ऐसा रेंज लिखेंगे हम। और एफ ऑफ बी टू एफ ऑफ सी, अच्छा इसको हटाओ, एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ सी या एफ ऑफ सी टू एफ ऑफ ए, क्योंकि ए और बी के ऊपर तो वैल्यू क्या है, सेम है। समझने की बात, एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ सी यानी कि इस पॉइंट से एफ ऑफ ए से लेकर एफ ऑफ सी तक, या तो ये ऐसा लिखेंगे या फिर इस चीज को मुझे लिखना है तो कैसा लिखूंगा, एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ सी, या इस तरीके से लिखने जाएंगे तो एफ ऑफ सी टू एफ ऑफ ए। समझने की बात, ठीक है। तो यही चीज लिखी हुई, या तो एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ सी या एफ ऑफ सी टू एफ ऑफ ए, ठीक है। ये कैटेगराइज करके मैंने रेंज को बताया कि रेंज को हम किस किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा चार्ट आपको एज इट इज लर्न रखना है, ठीक है। लर्न रखने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले आपको डोमेन को जस्टिफाई करना है कि डोमेन हमें क्या गिवन है, और जैसे ही आपके दिमाग में आएगा कि डोमेन ये है तो आप इन कैटेगरी से डिफाइन कर सकते हो कि मुझे टाइप 1 से बात करनी है, टाइप 2 से बात करनी है, टाइप 3 से बात करनी है। ये आइडेंटिफाई होने के बाद इसके अंदर एक फिक्स मेथड है भाई, इसी मेथड को हमें फॉलो करना है, ठीक है। इस मेथड को इंपॉर्टेंट भी लिख लेना क्योंकि इसके अंदर से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनने वाले हैं। और दूसरी चीज ये भी है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके यानी कि जो रेंज फाइंड करने का जो तरीका है, इस रेंज के जस्ट आगे वाला स्टेप जो होता है वो फाइंडिंग ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन का होता है, ठीक है ना। और ऑन टू चेक करने का भी तरीका यही है, यानी कि 3 टॉपिक को ये कवर करने वाला है, इसलिए इस मेथड को आपको इंपॉर्टेंट करके मार्क करना है। ये एक नॉर्मल सा मेथड है कि भाई इसके अंदर तो आप अगर नहीं बताया पढ़ाया होता तो भी आप इसको फाइंड कर सकते थे। थर्ड कैटेगरी के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जब डोमेन आपको फिक्स इंटरवल के अंदर गिवन होगा, तो जब फिक्स इंटरवल के अंदर गिवन होगा तो आपको ध्यान ये रखना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग रहे, डिक्रीजिंग है, या फिर फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन है, या फिर दोनों पॉइंट के ऊपर वैल्यू सेम हो रही है यानी कि फंक्शन की वैल्यू रिपीट हो रही है। तो इन 3 केस में से आपको देखना होगा। भाई इंक्रीजिंग फंक्शन है तो सीधे सीधे आप रेंज लिख ही दोगे, और नहीं भी ये चीज याद रहेगी तो भी आपको ये तो पता ही कि भाई जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो पुट करने के ऊपर इंक्रीजिंग ऑर्डर में फंक्शन की वैल्यूज को प्लेस करना है, ठीक है।
और जब वैल्यूज इक्वल आ जाएंगी दो पॉइंट के ऊपर तो आपको डिफरेंशिएट करके पॉइंट फाइंड करना है। अगर देखो ये मेथड अगर समझ में नहीं भी आया तो इतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ लेंगे, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ लेंगे, तो ये हमारे लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आएगी बात। इस चीज को आपको एज इट इज नोट कर लेना है। ठीक है, साइड में एक नोट बना के, यानी कि एक एग्जांपल को समझने के लिए ये जो पार्ट है इसके नीचे आपको ये लिख लेना है। ठीक है ना, थर्ड वाले फंक्शन के लिए इसमें फर्स्ट ये मैं कर देता हूं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है ना, ये टाइप 3 के 3 अलग से पार्ट है। ठीक है ना, इसको एज इट इज आपको नोटबुक में ड्रॉ करने के बाद इसके आगे के क्वेश्चंस टाइप वाइज हम लेते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 7 क्वेश्चन। जैसे हमने डोमेन फाइंड किया है उसी तरीके से हम रेंज के क्वेश्चंस को लेते हैं। ठीक है।